हेलो एवरीवन। तो ये क्या है, इस कक्षा में हम लोग जानेंगे लोक नीति, अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र, जो कि सेमेस्टर 5 का बिहार के राज्य के विश्वविद्यालयों का सब्जेक्ट है। इसका व्याख्यान का क्या उद्देश्य है? लोक नीति की अवधारणा को समझना, इसकी प्रकृति का विश्लेषण करना, इसके व्यापक क्षेत्र का अध्ययन करना, समकालीन संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता को देखना, साथ ही साथ और क्या है, कितने प्रकार के होते हैं जो कि मैंने बाद में जोड़ा था। लोक नीति का अर्थ अब बताएंगे कि लोक नीति का क्या अर्थ है। लोक नीति से आशय उन निर्णयों, योजनाओं, कार्यक्रमों और कार्यवाहियों से है जिन्हें सरकार जनहित में अपनाती है। तो सरकार जो नीति जनहित में अपनाती है, योजनाओं को, कार्यक्रमों या कार्यवाहियों को, उसको क्या कहते हैं? लोक नीति को कहते हैं। ये केवल निर्णय नहीं है, मानिए सरकार ने निर्णय ले लिया, उसको कोई ये काम ही नहीं किया तो वो नहीं ना हो जाएगा लोक नीति। तो निर्णय के साथ साथ क्या है, ये एक प्रक्रिया है कि सरकार जो नीति बनाती है उसका उस पर काम भी चलना चाहिए। तो ये केवल नीति नहीं है, नीति के साथ साथ ये क्या है, प्रक्रिया भी है। अब हर एक पॉलिटिकल साइंस के हर एक टॉपिक पे विद्वान अलग अलग तरह से परिभाषा देते हैं। तो यहाँ पे भी विद्वान का कुछ विद्वानों की परिभाषा को मैंने लिया है। जैसे थॉमस आर डाई ने कहा है कि पब्लिक पॉलिसी इज व्हाट एवर गवर्नमेंट्स चूज टू डू और नॉट टू डू, यानी कि जो गवर्नमेंट काम करती है, जिन मुद्दों पे, जिन विषयों पे काम करती भी है, वो भी पॉलिसी है, और नहीं भी काम करेगी तो वो भी पॉलिसी है। तो इसमें दोनों तरह की नीति को हम लोग बोलते हैं, सरकार जो काम कर रही है और ना भी कर रही है, तो वो क्या है, लोक नीति है। अब हेरोल्ड लासवेल जो है वो क्या बोलते हैं, उन्होंने नीति को शक्ति और संसाधनों के वितरण से जोड़ा है। और क्या बोलते हैं, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, अर्थात नीति या संसाधन किससे, कब और कैसे मिलेंगे। अब डेविड स्टन जो कि बिहेवियरलिस्ट और पोस्ट बिहेवियरलिस्ट के जन्मदाता माने जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, उन्होंने राजनीति को परिभाषित कैसे किया है कि यह जो है ऑथोरिटेटिव एलोकेशंस ऑफ वैल्यूज हैं, अर्थात लोक नीति के माध्यम से सरकार वैध रूप से मूल्यों और संसाधनों का क्या करती है, वितरण करती है। अब लोक नीति की व्यवस्था में ये क्या है, विशेषताएं क्या है, विशेषताएं, यह एक क्या है, सरकारी क्रिया है। यह सार्वजनिक समस्याओं से जुड़ी हुई है। एक आदमी की समस्या से जुड़ के कोई किसी एक आदमी की समस्या के समाधान के लिए कभी कोई नीति बना है? नहीं बना है। यह दीर्घकालीन प्रभाव डालती है। इसका लॉन्ग टाइम जो इफेक्ट होता है, कोई एक नीति होता है वो लंबा उसका इफेक्ट होता है। यह राजनीतिक शक्ति से प्रभावित होती है। हाँ, पॉलिटिकल पावर जो है, जो जिसके हाथ में पावर रहेगा, यानी कि गवर्नमेंट जिसका रहेगा, या राजनीतिक वोट बैंक जिसके पास रहेगा, उससे प्रभावित होगी, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या होगी, नीति बनेगी। अतः क्या है, निष्कर्ष हम लोग बोलते हैं, लोक नीति प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों प्रक्रिया है, प्रशासनिक भी है और राजनीतिक भी है। लोग अब बात करते हैं लोक नीति की प्रकृति, यानी कि नेचर कैसा है लोक नीति का। लोक नीति की प्रकृति जो है बहुआयामी है। यह क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी प्रकृति क्या है। पहला, गोल ओरिएंटेड है, यानी कि लक्ष्य उन्मुख है। प्रत्येक नीति का एक स्पष्ट उद्देश्य होता है। जैसे कि गरीबी हटाओ का क्या उद्देश्य है, कि गरीबी को हटाना। शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है, सबको शिक्षा मिले। महिला सशक्तिकरण नीति का क्या है, योजनाओं का क्या उद्देश्य था, कि महिला को सशक्त बनाना है ताकि वो क्या कहे, दबी कुचली नहीं रहे। ये एक राजनीतिक प्रक्रिया है। लोक नीति क्या है, राजनीतिक प्रक्रिया है। नीति निर्माण में कौन शामिल होते हैं, पॉलिटिकल नेचर वाले ही आदमी लोग शामिल होते हैं ना जी। जैसे कि नौकरशाही, मंत्री, हित समूह, मीडिया, नागरिक समाज नीति निर्माण में शामिल होते हैं। क्या है लोक नीति, ये क्या है, राजनीतिक प्रक्रिया है। निर्माण में शामिल होते हैं मंत्री, नौकरशाही, हित समूह, मीडिया, नागरिक समाज। यहाँ शक्ति संघर्ष और विचारधारा की भूमिका होती है। शक्ति संघर्ष कैसे, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो गवर्नमेंट का चेयर चाहती है ना कि हम गवर्नमेंट बनाएं,
तो संघर्ष चलता है ना विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, तो उसी को रख के कि हमको जैसा अच्छा बहुमत मिले इसी आधार पे वो क्या करती हैं, नीति बनाती हैं। और विचारधारा पे भी है, जैसे कि इसका विचारधारा कैसा, कोई लेफ्ट विंग विचारधारा से प्रभावित होता है, कोई राइट विंग विचारधारा से, कोई मार्क्सिस्ट विचारधारा से प्रभावित होता है। अब बात करते हैं आगे, गतिशील और परिवर्तनशील होती है। लोक नीति क्या होती है, स्थिर नहीं होती है। सरकार बदलता है तो क्या होती है, सरकार की प्राथमिकताएं बदलती है। अब बताओ 1947 ईस्वी में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय की नीति क्या थी, हमारी भारत की नीति क्या थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पे आधारित थी। लेकिन अब 1991 में क्या हो गया, आर्थिक उदारीकरण को अपनाया गया ना। इसके बाद क्या हुआ, सरकार की नीति में और उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ ना। अब क्या होता है, चौथा क्या है, वैधानिक आधार। अब संविधान को देख के ही ना नीति बनाएगा भाई, संविधान को तोड़ने या देश का पूरा मतलब, वैसे तो नुकसान होता ही है। कोई एक यहाँ पे तो सरकार का है ही कि पॉलिटिकल पावर कैसे हम अचीव करना है। तो सरकार क्या करती है, एक वर्ग में बांटती है, पोलराइजेशन करती है, वो तो होता ही है। लेकिन अब सीधे तो ऐसा तो नहीं कर देगी कि पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा देगी, बांग्लादेश को फ़ायदा पहुंचा देगी, अमेरिका को फ़ायदा पहुंचा देगी और अपना नुकसान हमारे इंडिया का करेगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो संविधान को आधार में रख के जो होती हैं अधिकांश नीतियाँ बनती हैं। जैसे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम था ना, बनाया गया है, तो वो सभी बच्चों को, भारत में पढ़ने वाले सभी बच्चों को शिक्षा देती है। अच्छी चीज़ है ना, कि लड़ना सिखाएगी, नहीं ना सिखाएगी, क्योंकि संविधान में हमारा बहुत सारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य और अधिकार को प्राप्त करने के लिए आदमी को शिक्षित होना है। अब हम बात करें कि ये जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की नीति होती है। सरकारी का कार्य करना भी नीति है और नहीं कार्य करना भी नीति है। जैसे सरकार किसी गरीबी मुद्दे पर कानून बना रही है तो वो नीति है, और नहीं बनाएगी तो भी वो नीति है सरकार की, नहीं इसका नीति ऐसा नहीं है, वो गरीब का अच्छा नहीं चाहती है, इस टाइप से हम लोग बोलते हैं। तो सरकार किसी क्षेत्र में काम कर रही है वो भी नीति है, और नहीं कार्य कर रही है वो भी नीति है। तो ये जो अब है लोक नीति क्या है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। एक बार जो नीति बन गया तो क्या ऐसा नहीं होता है कि वो दूसरी बार नहीं बने, चेंज होता है ना, या उसी में सुधार होता है। तो एक स्टैटिक नहीं है, ये क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया है। लोक नीति एक सतत प्रक्रिया है। तो इसमें ये प्रक्रिया कैसे कैसे चलता है, इसमें पहले क्या करते हैं, समस्याओं का पहचान करते हैं। जैसे गरीबी उन्मूलन की नीति बनी थी तो क्या हुआ था, समाज में गरीबी है, कितना परसेंटेज गरीबी है, समस्या तो है, देखा गया ना। फिर क्या हुआ, क्या एजेंडा होगा कि हमें कितना परसेंटेज गरीबी को पूरा हटाना है, कम से कम इतना आदमी को इतना मिनिमम सुविधा मिलना चाहिए, ये था। तो एजेंडे का निर्धारण किया गया। अब एजेंडे का निर्धारण करने के लिए उसमें किस किस हम लोग क्या क्या पॉलिसी अपनाएंगे कि ये एजेंडे का निर्धारण होगा। तो पॉलिसी क्या है, नीति है। तो किस किस नीति का निर्माण करेंगे हम लोग, ये गवर्नमेंट सोच रही थी कि क्या होगा, समस्या, ये जो समस्या हम लोग एजेंडा निर्धारण किए हैं, समस्या को पहचाने हैं, उसका जो है उपाय होगा कि नहीं होगा। अब नीति निर्माण हो गया तो उसको क्या करना है, क्रियान्वयन, लागू भी तो करना है, क्रियान्वयन करना है। उसके बाद क्रियान्वयन करने के बाद फिर क्या होता है, हम ये सरकार देखती है, उसका मूल्यांकन करती है कि इससे इतना तबके को फ़ायदा मिला, इतना अभी भी गरीब है। तो ये क्या है, इवैल्यूएशन है, जो कि मूल्यांकन कहलाता है। अब बात करते हैं लोक नीति का क्षेत्र। लोक नीति का क्षेत्र जो है, लोक नीति है बहुत सारे क्षेत्रों में बनती है। जैसे आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में जो नीति बनती है, बजट बना, सरकार हर एक साल बजट पास करती है, टैक्स पॉलिसी अपनाती है, औद्योगिक नीति अपनाती है, ये सब क्या है, लोक नीति का आर्थिक क्षेत्र है। अब सामाजिक क्षेत्र क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा, ये सब क्या है, सामाजिक क्षेत्र हो गया। पर्यावरण क्षेत्र में गवर्नमेंट जो है ये
इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के जो नीति बनाती है वो हो जाएगा पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित। अब विदेश नीति है, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ जो संबंध होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाता है। और उस फॉरेन पॉलिसी जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जो ध्यान में रख के जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है वो विदेश नीति कहलाती है। इसमें बहुत सारे व्यापार के समझौते शामिल होते हैं। एक जो होता है इंटरनेशनल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें शामिल होना है या नहीं होना है, ये भी हमारा विदेश नीति का हिस्सा होता है। अब समकालीन क्षेत्र है, आजकल क्या हो गया है, डिजिटलाइज हो गया है पूरा, सबके पास हाथ में मोबाइल फ़ोन दिख रहा है। मोबाइल फ़ोन में सबके पास आजकल जियो डेटा के बाद डेटा ये हो गया है, सस्ता हो गया है। तो अब सबके पास इंटरनेट है। तुम लोग व्हाट्सएप पे जुड़ते हो ना, तो क्या है वो व्हाट्सएप पे जुड़ती जो हो तुम लोग, तो वो डिजिटल जो है डिजिटल आदमी के पास सब सिस्टम का डिजिटलाइजेशन हो गया है। तो वो डिजिटल जो है सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए क्या होना चाहिए, डिजिटल गवर्नेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता गवर्नेंस है। इसके संबंध में सरकार नीति बना रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नीति बना रही है, डेटा संरक्षण की नीति बना रही है, यानी कि डेटा प्राइवेसी है। अब क्या है कि आधुनिक प्रवृत्तियाँ क्या है, कंटेम्प्रेरी में तुम्हारा लोक नीति पहले क्या था, अरिस्टोटल के समय में सिटीजनशिप कुछ लोगों को प्राप्त था, आजकल सबको प्राप्त है। तो उस समय में अरिस्टोटल के समय में जो था वो बोलता था कि केवल सिटीजन ही जो है, जो कि सभ्य तबके के आदमी हैं, वो ही क्या करते हैं, नीति बना सकते हैं। तो अब जो है लोक नीति केवल सरकार तक ही सीमित नहीं है, इसमें क्या कौन कौन से प्रभाव डालते हैं, एनजीओ प्रभाव डालते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रभाव डालते हैं, निजी क्षेत्र जो है वो भी प्रभाव डालते हैं, नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी, ये सभी जो है वो नीति निर्माण में भाग लेते हैं। अब लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आलोचनात्मक दृष्टिकोण, जब कोई चीज़ बन होता है पॉलिटिकल साइंस में तो क्या करते हैं, उसकी आलोचनाएं भी आती हैं। कुछ विद्वानों का मत है नीति अक्सर अभिजात वर्ग यानी एलिट के हितों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। अब बात आता है एलिट क्या होता है। एलिट होता है कि सत्ता जो होता है ना, या कोई भी डिसीजन जो होते हैं, बहुत सारे जो पावर जो है, पावर पैसा या जो कहो सरकार, वो जो है समाज के किसी मुट्ठी भर चंद लोगों के हाथ में होते हैं। तो वो जो चंद मुट्ठी भर के लोग हैं वो क्या है, एलीट है। एलीट यानी कि अभिजात वर्ग हैं। तो यहाँ पे बोला जाता है कि गवर्नमेंट जो नीति बनाती है उन्हीं एलीट को, जैसे कि अंबानी हुआ, अडानी हुआ, और भी बहुत हर एक तरह के एलीट हैं, तो उसको ध्यान में रख के बनाता है। हित समूह का प्रभाव अधिक होता है, इसमें इंटरेस्ट ग्रुप का जो है ज़्यादा प्रभाव होता है। नीति क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता बाधा बनती है। जब कोई सरकार नीति बनाती है तो उसमें पैसा जो है, मान लो बोलती है कि ये बाढ़ बाढ़ उन्मूलन के लिए, बाढ़ आता है ना बिहार में, उधर उस साइड में, तो बाढ़ आता है तो उसके उन्मूलन के लिए पैसा डाला जाता है। या कहीं भी, ये नहीं हम बोल रहे हैं, कहीं भी कोई नीति बनता है तो उसके लिए में पैसा एलोकेट किया जाता है। तो वो क्या हो जाता है, भ्रष्टाचार में वो पैसा गायब हो जाता है, जनता तक वो काम होने तक वो पैसा पहुंचता नहीं है, तो उसमें भ्रष्टाचार है, प्रशासनिक अक्षमता बाधा बन रही है। इसीलिए लोक नीति का अध्ययन केवल सिद्धांत नहीं बल्कि व्यवहार का भी अध्ययन है। हम नहीं बोल सकते कि ये पब्लिक पॉलिसी की थ्योरी है, ये क्या है, सिद्धांत भी है। अब बात करते हैं लोक नीति के प्रकार, टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। लोक नीति के विभिन्न प्रकार होते हैं और विभिन्न आधार पे उसको प्रकारों में बांटा गया है। जैसे कि सब्सटैंटिव पॉलिसी यानी कि तात्विक या सारगर्भित नीतियाँ। ये नीतियाँ समाज को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई जाती हैं। बेसिक मतलब क्या हुआ, जिसके बिना समाज में कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसा सबको खाना चाहिए ना, यदि नहीं मिलेगा खाना तो
आदमी मर जाएंगे। पानी चाहिए तो ये बेसिक, लाइट चाहिए, तो ये सब बेसिक सुविधा जो है उसको देने के लिए जो नहीं, जैसे राशन हर एक गरीब लोगों को राशन कार्ड बनवाया गया था। ये सब क्या है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजनाएं बनाई गई थी। तो इसको क्या कहते हैं, सारगर्भित या सब्सटैंटिव पॉलिसी कहते हैं। इनका उद्देश्य संपूर्ण समाज का विकास होता है, न किसी विशेष वर्ग का। अब कोई एक विशेष का नहीं, हर एक निचले से निचले तबके का, सब पूरे समाज का विकास करना इसका उद्देश्य होता है। अब इसकी विशेषता क्या है, यह संविधान के मूल्यों पर आधारित होती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ पर, जिसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उस पर आधारित बोल सकते हैं हाँ, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। अब क्या है, दूसरा, सामाजिक आर्थिक और नैतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखती है। हाँ, सामाजिक आर्थिक और नैतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखती है। डायरेक्टिव ये सेमेस्टर सेकंड में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये पढ़ाया गया है कि क्या क्या सरकार को करना है, क्या क्या करना चाहिए, नीति का निर्धारण क्या क्या होना चाहिए। अब यह क्या होती है, व्यापक प्रभाव वाली होती है। उदाहरण, शिक्षा का विस्तार तो सबके लिए है, रोजगार का अवसर व्यापक प्रभाव डालता है, आर्थिक स्थिरीकरण, विधि और व्यवस्था बनाए रखना, ये सब है जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ही ज़रूरी है। अब रेगुलेटरी पॉलिसी, दूसरा क्या है, इसके दूसरा प्रकार रेगुलेटरी पॉलिसी। इसका उद्देश्य व्यापार, उद्योग, सुरक्षा और जनोपयोगी सेवाओं का नियमन करना है। ये नीतियां सरकार द्वारा स्थापित स्वतंत्र या अर्ध स्वतंत्र संस्थाओं के माध्यम से लागू की जाती है। उदाहरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जीवन बीमा निगम, राज्य विद्युत बोर्ड, राज्य परिवहन निगम। अब बताओ, ये संस्थाएं नियम बनाती हैं और उसका पालन सुनिश्चित करती हैं कि नहीं करती हैं। तो ये क्या हो गई, नियम बनाना और उसको पालन करने का काम जो कराती हैं वो रेगुलेटरी पॉलिसी हो गया। अब आता है वितरणात्मक पॉलिसी यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। ये नीतियाँ पूरे समाज के लिए नहीं बल्कि विशेष वर्गों के लिए बनाई जाती हैं, जैसे वृद्ध शिक्षा कार्यक्रम, खाद्य सहायता, बाड़ी पोषण योजना, महिला कल्याण योजना। तो वृद्ध शिक्षा अभियान किस वर्ग को है ध्यान में रख के बनाया गया है, वृद्ध लोग को। खाद्य सहायता किसके लिए, गरीब वर्ग को। बालवाड़ी किसके लिए, छोटे बच्चों के लिए। महिला कल्याण, महिलाओं को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो ये क्या है, समाज के किसी विशेष वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई जाने वाली नीतियां हैं। अब अगला स्लाइड, पुनर्वितरणात्मक नीतियां, रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। इसका संबंध संसाधनों के पुनर्वितरण से है। ये सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने के लिए बनाई जाती, सोशल जस्टिस को ध्यान में रख के इसको बनाई जाती हैं। समाज में बहुत विषमता होता है ना, आर्थिक क्या किया जाता है, समाज में विषमता है तो कुछ नीति होता है, रिजर्वेशन पॉलिसी है कि नहीं। तो सब्सिडी, जैसे कि उदाहरण के लिए फार्मर्स को सब्सिडी दी जाती है ना, दी गई थी। कर में सुधार किया जाता है, भूमि सुधार है। भूमि सुधार, किसी के पास बहुत ज़मीन था, किसी के पास कम ज़मीन था, तो भूमि सुधार आज़ादी के बाद गवर्नमेंट लाई थी। तो ये क्या है, ये रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी है। अब आता है पूंजीकरण नीतियाँ यानी कि कैपिटलाइजेशन पॉलिसी। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों या स्थानीय सरकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह सहायता विकास परियोजनाओं या अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दी जाती हैं। जैसे सड़क बनाने के लिए केंद्र सरकार देती है, हर एक राज्य को अलग अलग पैसा देती है, और उस केंद्र राज्यों को जोड़ने के लिए परिवहन नीति लाती है। इस तरह से विकास राज्य को कुछ पैसा दिया जाता है कि राज्य का औद्योगिक, जैसे बिहार राज्य को पैसा मिलेगा उद्योग को विस्तार करने के लिए, उद्योगों का विस्तार करने के लिए। तो विकास योजना पे ध्यान में रख के केंद्र सरकार जो राज्यों को सहायता देती है या कुछ मदद करती है, तो उसको क्या कहते हैं, कैपिटलाइजेशन पॉलिसी कहते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं नीति और शासन का क्या संबंध है। तो इसके बारे में क्या है, कोई बोलता है कि बहुत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो कोई बोलता है नहीं है। अब इस वाले स्लाइड में हम लोग समझेंगे कि क्या संबंध है पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन में, नीति और शासन में क्या संबंध है। तो प्रारंभिक दृष्टिकोण क्या बोलता है, यानी कि ट्रेडिशनल दृष्टिकोण क्या बोलता है, राजनीति और प्रशासन जो है अलग अलग है। राजनीतिक शासन प्रशासन का वो पृथक्करण करता है। वुड्रो विल्सन ने 1887 में अपने लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में राजनीति और प्रशासन को अलग करने की बात कही। उनके अनुसार नीति निर्माण एक राजनीतिक कार्य है और प्रशासन जो है नीति का क्रियान्वयन करना है। यानी कि नीति निर्माण क्या है, एक राजनीतिक कार्य है, और प्रशासन क्या कार्य करती है, नीति का क्रियान्वयन करती है। यानी कि दोनों का कार्य अलग अलग है ना। तो इसी विचार का समर्थन कौन दिया है, फ्रैंक जे गुडनॉ भी करता है इसी विचार का समर्थन। अब आधुनिक दृष्टिकोण ऐसा नहीं है, वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। बाद के विद्वानों ने माना है नीति और प्रशासन को पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है। लूथर गुलिक और पॉल एच एपलबी ने कहा है प्रशासन भी नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाती है। आजकल तो निभा ही रही है। कैसे, हमारे जो मिनिस्टर हैं वो कहाँ से जानेंगे कि कौन पॉलिसी अच्छी है कौन खराब है। तो उनको पॉलिसी के बारे में कौन बताता है, ये ब्यूरोक्रेट बताते हैं ना। तो नीति निर्माण में किसका हाथ है, ब्यूरोक्रेट्स का हाथ है, यानी कि प्रशासनिक अधिकारी का हाथ है। अब संसदीय प्रणाली में क्या संबंध है, कौन है, हमारा भारत कैसा है, संसदीय प्रणाली है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका परस्पर जुड़ी होती है। मंत्री नीति बनाते भी हैं और लागू भी करते हैं। प्रशासनिक अधिकारी नीति का मसौदा तैयार करने में सहयोग देते हैं। इसीलिए नीति और शासन को अलग करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यानी कि नीति और शासन जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, संसदीय व्यवस्था जैसे कि भारत जो है उसमें। निष्कर्ष अब हम लोग क्या बोलेंगे, लोक नीति के विभिन्न प्रकार राज्य की बहुआयामी भूमिका को दर्शाते हैं। कितना कितना प्रकार है लोक नीति का, जो सब्सटैंटिव है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, रिडिस्ट्रीब्यूटिव है, ये सब क्या है, राज्य कितना तरह का काम करती है, किस किस चीज़ों पे काम करती है, इसको दिखाते हैं ना राज्य के काम को। साथ ही नीति और शासन के बीच का संबंध स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील और पारस्परिक है। नीति और शासन का संबंध कैसा है, गतिशील है और एक दूसरे पर निर्भर करता है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासन केवल कार्यान्वयन का साधन नहीं है बल्कि नीति निर्माण में भी सहभागी है। अतः लोक नीति राज्य की केंद्रीय प्रक्रिया है। लोक नीति क्या है, एक सबसे सेंट्रल है प्रोसेस, क्या चीज़ का, राज्य का। राज्य पहले लोक नीति बनाएगी तभी ना कानून उस पर पालन होगा। तो ये एक सेंट्रल प्रोसेस है। यह केवल प्रशासनिक दस्तावेज नहीं है बल्कि यह शक्ति का वितरण, संसाधनों का आवंटन, सामाजिक न्याय का साधन और राजनीतिक संघर्ष का परिणाम है। अतः लोक नीति के अध्ययन से हमें राज्य और समाज के अंतर संबंध को गहराई से समझने में सहायता मिलती है। इस तरह से ये लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया और अगला क्लास अगले दिन, अगले क्लास में हम लोग लोक नीति ही पढ़ेंगे।